Hello friends, welcome back to Start Smart Learning where success begins। मैं हूं चंद्रानी डे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। उससे पहले जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे वार्म अप क्विज से, जो कि बेसिकली प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स का रिवीजन है बस, और कुछ नहीं है। सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप वार्म अप क्विज के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे विदाउट एनी डाउट। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा 2 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वार्म अप क्विज विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रीम केरला प्रोजेक्ट इज। अभी अभी केरला गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रीम केरला। सो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है? आपके ऑप्शंस है रिहैबिटेशन ऑफ केरलाइट्स, सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन कोविड-19 पैंडेमिक, थर्ड ऑप्शन है क्वारंटाइन आउटसाइडर एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट में बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है बाहर जो केरलाइट्स जाके बस चुके हैं फॉरेन में, वो जो रिटर्न आ रहे हैं केरला में, उनको रिहैबिटेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट का मेन एम है रिहैबिटेशन ऑफ दी केरलाइट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। रिहैबिटेशन ऑफ द केरलाइट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द केरल गवर्नमेंट्स ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Which country banned the Chinese companies for participating in highway project? So highway projects में किस कंट्री ने चाइना को पूरी तरह से बैन कर दिया है? जैसे कि अभी हम न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि चाइना को हर चीज़ों को बैन कर रही है इंडिया, है ना। तो बैन कर रही है बेसिकली इंडिया हर चीज़ को चाइनीज़ के। तो अब हमारे नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर है रोड एंड हाईवे के, उन्होंने कहा है अब रोड हाईवे प्रोजेक्ट में चाइनीज़ कंपनी को टेंडर्स नहीं दिए जाएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया बैन द चाइनीज़ कंपनी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन any highway projects. Okay, now move on to the next one. Who has been appointed as the next ambassador to United Nations? तो अब इंडिया यूनाइटेड नेशन में मेंबर बनने वाला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021 में, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर के पोस्ट में हम जाने वाले हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर के पोस्ट में जब 2021 में हमारा अपॉइंटमेंट होगा तो नेक्स्ट एम्बेसडर किन्हें अपॉइंट कर रहे हैं इंडिया की तरफ से? नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट होंगे इंडिया के सीनियर डिप्लोमेट इंदिरा मानी पांडे। सो इंदिरा मानी पांडे नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been confronted with the first Professor PC Mahalanobis Award? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक डे जो सेलिब्रेट किया गया है, तो स्टैटिस्टिक डे में के दिन हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने ये अनाउंस किया है कि आरबीआई के एक्स गवर्नर मिस्टर सी रंगराजन, जो कि इंडिया में इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, तो पीसी महालनोबिस सर के बर्थ एनिवर्सरी को बेसिकली हम स्टैटिस्टिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्हीं का पहला अवार्ड अब फाउंड किया गया है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नाम पे। तो ये जो अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम किनको दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा आरबीआई के एक्स गवर्नर सी रंगराजन जी को। कई लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा, रघुराम राजन जी भी जो है वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सी रंगराजन जी को दिया जा रहा है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड, जो कि फर्स्ट टाइम है, ठीक है। Who has been appointed as the Director General of Indian Institute of Mass Communication? So Indian Institute of Mass Communication के नेक्स्ट जो डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट हो रहा है वो इनमें से कौन है? रवीश कुमार, बिल्कुल गलत। जेपी नड्डा, बिल्कुल गलत। एंड विधान चंद्र रॉय तो हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली आंसर हो गया प्रोफेसर संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी, ध्यान रहे। Which state government launched the पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम?
तो स्किल कनेक्ट फोरम क्या है? स्किल कनेक्ट फोरम बेसिकली एक पोर्टल है जिसमें जॉब सीकर्स के लिए ये पोर्टल बेसिकली बनाया जा रहा है, अनएम्प्लॉयड जॉब सीकर्स के लिए। तो ये कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो आपके पास ऑप्शन है केरला गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली तो एनी हाउ हो नहीं सकता, तो किन्होंने किया है? ध्यान रखिएगा, कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है फॉर जॉब सीकर्स के लिए। ये एक वेब पोर्टल है। ओके, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। The Science and Engineering Research Board SERB Science and Engineering Research Board has launched scheme। तो अभी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने एक प्रोग्राम, एक स्कीम लॉन्च किया है जो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या हो सकता है ऑप्शन? मोटिवेट विज्ञान, एलिवेट विज्ञान, एक्सेलरेट विज्ञान और एनहेंस विज्ञान। तो देखो, एक ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज एलिवेट विज्ञान। ये तो कुछ हो नहीं सकता। मोटिवेट, एक्सेलरेट और एनहेंस, ये 3 पॉसिबल आंसर्स है, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सेलरेट विज्ञान। ठीक है। Which among the following companies has been nominated by USFCC as a national security threat? तो national security threat डिक्लेयर कर दिया गया उठा के कंपनीज को। तो कौन सी हो सकती है? मोटोरोला? नहीं। नन ऑफ दी अबव? नहीं। चाइनीज़ कंपनी, देखिए इनमें से कौन सी है? हम हेडफोन, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना, हुआई और ZTE बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है। कई लोगों ने ZTE के फ़ोन 2014-15 में खूब बिके थे मार्केट में, है ना। तो ZTE एंड हुआई, ये 2 कंपनीज़ को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया गया है। नेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो नेशनल डॉक्टर्स डे, तो डॉक्टर्स डे आपको याद होगा लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किनके बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी में हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर के? डॉक्टर, फिजिशियन और चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, नाम याद आया कुछ? बिधान चंद्र रॉय। सो बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी दैट इज 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे एवरी ईयर। तो ध्यान रहे 1 जुलाई। आज के हेडलाइंस जो हम कवर करेंगे 2 जुलाई 2020 के हेडलाइंस, जिसमें हमारे डेटा है। फर्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर अप्रूव परचेस ऑफ 33 न्यू फाइटर जेट्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट। NAFTA 2.0 come into effect from 1 July 2020. Unemployment rate fell to 10.9% in June from 23.5% in May 2020. 2 renowned Indian Americans honored by prestigious American Foundation. Russian President Vladimir Putin recorded resounding victory in presidential poll. UNSC demands immediate cessation of hostilities in conflict zone to tackle COVID-19 pandemic. SERB launches Accelerate Vigyan scheme to strengthen scientific research mechanism. Ravindra Bhaskar took charges as CEO of Central Board of Film Certification. Government of Goa allots 14,380 square meter land for India's first maritime cluster. Parminder Chopra assumed charge as a director finance of PFC. तो ये मेन हेडलाइन है 2 जुलाई के, जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स सेशन। Proposal to acquire 33 new fighter jet was developed by Ministry of Defence on 2nd July
NAFTA 2.0 come into effect from 1st July 2020। तो 1 जुलाई से, जैसे कि हम जानते हैं 1 जुलाई से जो NAFTA 2.0, तो यहाँ पर NAFTA एक्चुअली है क्या, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2.0। दैट मीन्स ये एडवांस वर्जन है FTA का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 3 कंट्रीज़ के बीच था, जिसे अब नेगोशिएट करके अपग्रेड किया गया है। जस्ट ये कोई नया नहीं है, इसमें जस्ट इनको थोड़ा अपग्रेड किया गया है। ये तीनों कंट्रियों का आपस में नेगोशिएशन हुआ है, जो भी अपग्रेडेशन हुआ है उसे इन्होंने वर्जन 2 नाम दिया है, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2.0, जो कब से इफेक्टिव होगा, 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव होगा। इसमें ध्यान रहे 3 कंट्रीज़ जो इन्वॉल्व है, USA, मैक्सिको और कनाडा। इन तीनों कंट्री ने इस एग्रीमेंट को अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें से अगर हम बात करें USA की, तो USA इस NAFTA को USMCA दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के नाम से डिक्लेयर कर रहा है। वहीं कनाडा इसको CUSMA के नाम से डिक्लेयर कर रहा है, दैट मीन्स कनाडा US मैक्सिको एग्रीमेंट। एंड मैक्सिको वाले जो है इसे TMAC के नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब तीनों ने इस एग्रीमेंट को डिफरेंट नाम दिया है। तो एक्चुअली ये एक एडवांस वर्जन है FTA का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 3 कंट्रियों के बीच में हुआ था 26 ईयर्स पहले। तो 26 ईयर पुराने लॉ को ये चेंज कर रहे हैं और अब इसका नाम कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इफेक्टिव होगा कब से, 1 जुलाई 2020 से। तो इन्होंने FTA में जस्ट कुछ नेगोशिएट किया है तीनों कंट्रियों ने मिलकर, और नेगोशिएट करने के बाद जो नए लॉ इन्होंने रूल्स इन्होंने रिफॉर्म किया है उसी को इन्होंने FTA से कन्वर्ट करके NAFTA नाम दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूज़ को। A new free trade agreement between the United States, Mexico and Canada come into effect from 1st July 2020 onwards. It replaced the earlier 26-year-old free trade agreement between the 3 countries, that is North America Free Trade Agreement NAFTA. The new free trade agreement has been ratified by all the 3 countries. All the 3 signatories of the new trade agreement have referred it by different names, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। United States called it USMCA, that means United States Mexico Canada Agreement, while Canada government has referred it as a CUSMA, that means Canada USA Mexico Agreement, and Mexico इसको TMEC के नाम से रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, NAFTA 2.0 is not a wholly new agreement. It is a renegotiated version of the earlier NAFTA agreement with certain changes. It has been referred टू एज ए NAFTA 2.0। तो इन्होंने चेंज किया है, इसीलिए इन्होंने सेकेंड वर्जन का नाम NAFTA 2.0 रखा है। इस न्यूज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि NAFTA बेसिकली कौन से 3 कंट्रियों के बीच का एग्रीमेंट है, एंड ये एग्रीमेंट से पहले का कौन सा वर्जन था, तो बेसिकली FTA। तो ये आपको ध्यान रखना है कब से ये इफेक्टिव हो रहा है, कौन से 3 कंट्री इन्वॉल्व है, एंड इसका लास्ट वर्जन क्या था। Unemployment rate fell to 10.9% in June from 23.5% in May 2020. दैट मीन्स इस न्यूज़ में बेसिकली आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हो रहा है। अप्रैल में अराउंड था 23.55 एंड ये डाउन हुआ मे मंथ में अगेन 23.50 एंड जून मंथ में तो कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया, दैट इज़ 10.9%। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एंड दूसरी चीज़ ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कौन करता है इंडिया में, एंड ये रेट ऑफ कैलकुलेट करके कौन देता है। तो 2 चीज़ें, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना था अप्रैल में एंड जून में, और जून जो है सबसे ज़्यादा डाउनग्रेड हुआ है 10.9%। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हुआ है।
एंड कौन कैलकुलेट करता है ये आपके लिए ध्यान रखना है। तो इंडिया में CMIE दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एम्प्लॉयमेंट, ये रिलीज करता है रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया में अभी कितना चल रहा है एंड प्रीवियस कितना था। तो ये आपको ध्यान रखना है, CMIE डिक्लेयर करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है। तो अगर हम बात करें जून 2020 में 10.9% अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसमें से अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इसी में से कैलकुलेट किया गया है 10.9% का, दो सेग्रीगेशन किया है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया और अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में 12.02% अनएम्प्लॉयमेंट था जून 2020 में, एंड रूरल एरिया में 10.52% अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया और रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर मई की हम बात करें तो मई में 23.5% आपको कहीं दिखाएगा और किसी किसी न्यूज़ में 23.48% अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में रहा है। एंड अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 23.52% रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अप्रैल में जून में जो GST कलेक्ट हुआ है, ये 2019 के जो GST कलेक्शन है उसका जस्ट 91% है, मतलब GST कलेक्शन भी कम हुआ है। अब अगर हम बात करें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का स्टैब्लिशमेंट 1976 में हुआ है, ये देखिएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कौन कैलकुलेट करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। CMIE और CMIE न्यू दिल्ली में है, 1976 है, ये इंडिया में काम कर रही है। तो आइए न्यूज़ को देखते हैं। विथ अनलॉक 1 फ्रॉम 8 जून 2020, तो फर्स्ट फेज़ अनलॉक का कब हुआ था, 8 जून में, एंड सेकेंड फेज़ चालू हुआ है 1 जुलाई से, ये आपको ध्यान रखना है। विथ अनलॉक 1 फ्रॉम 8 जून 2020, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव resumed in country as a result of which after 2 months the unemployment rate has fallen significantly. As per the data for the month of June 2020, released by the Center for Monitoring Indian Economy CMIE, the unemployment rate in June 2020 was 10.9% in India, wherein 12.02% in urban area and 10.52% in rural India। तो ये चीज़ें आपको बहुत important है, ध्यान रखना पड़ेगा। The unemployment rate reached an all-time high of 23.52% in the country in the month of April due to the nationwide लॉकडाउन की वजह से अप्रैल मंथ में कंट्री में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, दैट इज़ 23.52%. It remained similar in May month with 23.48%, but with the significant fall in June 2020, the GST collection for June 2020 reaches 91% of the GST collection in June 19. It can be suggested that the worst for the Indian economy has passed for now. तो ये GST के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत खराब कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी के लिए। विथ अनलॉक टू बिगिन इन 1 जुलाई 2020, इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन फर्दर नॉर्मलाइज ड्यूरिंग द मंथ। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे इम्प्रूव होने की संभावना है लॉकडाउन 2 को स्टार्ट करने के बाद। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक स्टेबल हो सकता है। Two renowned Indian American honored by prestigious American Foundation. So American Foundation 2 Indian Americans को अवार्ड देने वाले हैं, कब, जब यूनाइटेड स्टेट का इंडिपेंडेंस डे होगा जो कि 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। सो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे के दिन 2 इंडियन अमेरिकन्स को अवार्ड दिया जाएगा, जिनमें से एक है राज शेट्टी और दूसरे हैं सिद्धार्थ मुखर्जी। आगे हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में, तो ध्यान रखिएगा कौन से 2 इंडियन ओरिजिन पर्सन हैं। एक तो है सिद्धार्थ मुखर्जी एंड दूसरे हैं राज शेट्टी। क्या किया है इन्होंने, क्यों यूएस वाले इनको ये अवार्ड दे रहे हैं, ये यहाँ पर मेन हमारा पर्पस है। तो इन दोनों की अगर हम बात करें, जिनमें से पुलित्जर प्राइज़ विनर भी है। पुलित्जर प्राइज़ की अगर हम बात करें तो पुलित्जर प्राइज़ किस लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म
जर्नलिज्म के फील्ड में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पुलित्जर प्राइज विनर एंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को दिया जा रहा है। एंड दूसरे जो है इकोनॉमिक प्रोफेसर है हार्वर्ड के राज शेट्टी, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर है हार्वर्ड के राज शेट्टी, इन दोनों को दिया जा रहा है यूएस की तरफ से ये अवार्ड। अब अगर हम यहाँ पर पुलित्जर की बात करें तो पुलित्जर जो है जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है, जो इंस्टीट्यूट हुआ है 1917 से पुलित्जर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कि जोसेफ पुलित्जर जो है वो एक न्यूज़पेपर पब्लिशर्स थे, उनकी याद में जोसेफ पुलित्जर 1917 से दिया जा रहा है पुलित्जर प्राइज़। किस लिए? जर्नलिज्म के फील्ड में। तो सिद्धार्थ मुखर्जी बेसिकली एक ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर डॉक्टर है और इन्होंने पुलित्जर प्राइज़ भी जीता है। तो ये जो है सिद्धार्थ मुखर्जी, इनको दिया जा रहा है। और दूसरा इकोनॉमिक्स प्रोफेसर जो हार्वर्ड के हैं राज शेट्टी, इनको भी दिया जा रहा है ये अवार्ड। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड एफर्ट इन मिटिगेटिंग कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस अमंग 38 इमिग्रेंट्स। 38 इमिग्रेंट्स के लिए इन्होंने हेल्थ क्राइसिस को मैनेज किया है, अपना एफर्ट इनके लिए दिया है, इसीलिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन द यूनाइटेड स्टेट, 2 renowned American who have contributed toward the effort in mitigating COVID-19 health crisis among the 38 immigrants honored by prestigious American Foundation ahead of US Independence Day। अहेड ऑफ यूएस इंडिपेंडेंस डे। तो ये इंडिपेंडेंस डे कब रहेगा? 4 जुलाई। ये ध्यान रखना है। कब इंडिपेंडेंस मिला था? 1774। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1774, 4 जुलाई 1774। ठीक है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर एंड ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी राज शेट्टी हैज़ बीन नेम्ड एज अ कार्जी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020। क्या टैग दिया गया है इनको? 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज। ठीक है, 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज, ये दोनों को दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन सेड इन अ स्टेटमेंट इशूड येस्टरडे। तो येस्टरडे ये चीज़ डिक्लेयर हुई है कि 4 जुलाई को राज शेट्टी एंड सिद्धार्थ मुखर्जी जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। कहाँ से? अमेरिकन फाउंडेशन की तरफ से। Russian President Vladimir Putin records resounding victory in presidential poll। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि व्लादिमीर पुतिन रीअपॉइंट हो रहे हैं अगेन रशिया के प्रेसिडेंट के फॉर्म में। ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि 2036 तक ये प्रेसिडेंट पोस्ट में रह सकते हैं, मतलब नेक्स्ट 2 टर्म की और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ये विन कर सकते हैं। रशिया के सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि 50% वोट्स की जब तक प्रोसेस हुई तभी ये क्लियर हो गया कि 76.24% वोट्स जो है वो व्लादिमीर पुतिन के फेवर में था, इसीलिए इन्हें ही विनर डिक्लेयर करने की स्टेटमेंट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ किया था। तो इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रशिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट फिर से व्लादिमीर पुतिन अपॉइंट हुए हैं। बस इससे ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स डिमांड immediate cessation of hostilities in conflict zone to tackle COVID-19 pandemic। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करते हुए काउंसिल के प्रेसिडेंट ने जो कहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, जैसे सीरिया है, यमन है, लीबिया है, साउथ सुडान है, कॉन्गो है, इन सब जगह में जो अभी सिविल वॉर चल रहा है, इन सब चीज़ों को कुछ दिनों के लिए रोका जाए। क्योंकि अभी अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सीरिया में 6 साल के नीचे के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोविड-19 से इफ़ेक्ट होकर उनकी डेथ बहुत जल्दी बहुत फास्ट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि इन जगह पर बेसिकली सीरिया, यमन, लीबिया, साउथ सुडान एंड कॉन्गो कोविड-19 को टैकल करने के लिए सिविल वॉर को कम करने की कोशिश करना है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने कहा है, काउंसिल के प्रेसिडेंट ने
कि बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट है ये वहाँ के लोगों के लिए एक होप है ताकि वो आगे कोविड-19 से लड़ने के लिए, रिकवर होने के लिए थोड़ा सा हेल्प उनको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें पता ही है इंडिया अब नॉन परमानेंट मेंबर बनने वाला है अगस्त 2021 में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर में जाएगा अगस्त 2021 में। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अभी प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टोफर हिस्गन नाम है प्रेसिडेंट का। सो क्रिस्टोफर हिस्गन है अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के करंट प्रेसिडेंट, जो कि जुलाई से यहाँ पर प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आए हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या है, क्या फंक्शन है? बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को पर काम करना। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, जब यूएन को स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें यूएनएससी की, तो न्यूयॉर्क में है हेडक्वार्टर। 24 अक्टूबर 1945, मेन पर्पस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अभी अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के पोस्ट में है चाइना, जो कि 2020 मार्च तक का पोस्ट था, है ना, मार्च से। अब इंडिया अगस्त 21 से आ जाएगा प्रेसिडेंशियल पोस्ट पे। अब अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करें तो ध्यान ये रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर कंट्रीज़ होती है, जिसमें से 5 जो है परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ होती है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट हर 2 साल में रिप्लेस होते जाते हैं। जैसे इस बार सपोज करो इंडिया बना है नॉन परमानेंट, फिर नेक्स्ट 2 ईयर बाद इंडिया हटेगा एंड नेक्स्ट कोई कंट्री उस पर नॉन परमानेंट मेंबर पे आएगी। तो 15 टोटल है यूएनएससी के मेंबर कंट्रीज, जिसमें से 5 परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। ध्यान ये रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन परमानेंट मेंबर कंट्री नहीं है या है। सो ध्यान रखिएगा, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, ठीक है। तो इतना आपको यूएनएससी के बारे में पता होना चाहिए कि यूएनएससी कब बना, यूएनएससी कहाँ है, यूएनएससी में कितने मेंबर कंट्री होते हैं, कितने परमानेंट कितने नॉन परमानेंट, प्रेसिडेंट कौन है, यूएनएससी के नेक्स्ट मेंबर कौन चुने जाने वाले हैं, एंड यूएनएससी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ध्यान रहे। न्यूज़ है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डिमांडेड एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ इन की कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग सीरिया, येमेन, लीबिया, साउथ सुडान एंड Congo to tackle COVID-19 in its first resolution on the novel corona। तो कोरोना में जो पहला इन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, पास किया है, वो यही रेजोल्यूशन है। द यूनाइटेड नेशंस मोस्ट पावरफुल बॉडी वोट anonymously yesterday to adopt the resolution after the United States and China resolved a lengthy dispute over mentoring the World Health Organization। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 2 देश बहस कर रहे थे और उसके बाद जा करके ये डिसाइड हुआ कि ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा है कि ये जो कंट्रीज़ है इसमें अभी कोविड-19 को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जर्मनीज यूएन एम्बेसडर Christopher Hinkson, the council's president for July, announced the result, calling it a sign for hope for all the people currently living in a conflict zone around the world। तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जो है उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ का साइन है, ये प्रेसिडेंट का कहना है, ठीक है। SERB launches Accelerate विज्ञान स्कीम टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म। तो यहाँ पर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने अब एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम आपको याद रखना है एक्सेलरेट विज्ञान, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म। दैट मीन्स अब जो साइंटिफिक रिसर्च होगा उस मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है?
साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक्सेलरेट विज्ञान। तो एक्सेलरेट विज्ञान एक स्कीम है जो इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने मेन फोकस क्या किया है, उनका ये कहना है इसमें कि ये एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम है जो कि एक प्लेटफॉर्म है किनके लिए, रिसर्च इंटर्नशिप के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए एंड वर्कशॉप के लिए जो कंट्री में कंडक्ट हो रहे हैं। किसके लिए? रिसर्च इंटर्नशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप जो अपने कंट्री के अंदर कंडक्ट हो रही है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक मैन पावर को तैयार करना, हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च को और साइंटिफिक मैन पावर को रिसर्च करना, जिससे क्या होगा, जो लीड करेगा बेसिकली रिसर्च कैरियर्स एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अब हमारी कंट्री कैसी होगी? रिसर्च में करियर ग्रोथ करेगा और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है एक्सेलरेट विज्ञान, जिसमें बेसिकली आइडेंटिफाई किया जा रहा है किन चीज़ों को, रिसर्च पोटेंशियल को, मॉनिटरिंग को, ट्रेनिंग एंड हैंड ऑन वर्कशॉप को नेशनल लेवल पर। तो ये नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम है जिसमें ये आइडेंटिफाई कर रही है मिनिस्ट्री और ये बोर्ड कि रिसर्च पोटेंशियल्स क्या है कंट्री में, कैसे उसे मॉनिटर करे, कैसे उसे ट्रेन करे और कैसे एड ऑन वर्कशॉप नेशन के अंदर और डेवलप्ड किया जाए। तो ये स्कीम SERB ने लॉन्च किया है, दैट इज़ एक्सेलरेट विज्ञान। तो आपको नाम रखना, याद रखना है, एक्सेलरेट विज्ञान किसने लॉन्च किया है एंड क्या पर्पस है? इसका मेन पर्पस है हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक मैन पावर को डेवलप्ड करना और एक्सेलरेट करना इकोनॉमी को, जिसमें कि क्या हो, जो लीड करे रिसर्च कैरियर्स एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें आइडेंटिफाई कर रही है ये बोर्ड बेसिकली पोटेंशियल रिसर्च को, मॉनिटरिंग को, ट्रेनिंग को और हैंड्स ऑन वर्कशॉप को जो हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रविंदर भास्कर took as a charge as CEO of Central Board of Film Certification। ध्यान दिया होगा जब हम मूवी देखने जाते हैं तो पहला पेज मूवी का एक सर्टिफिकेट आता है ना, बस उसी चीज़ की बात हो रही है। रविंदर भास्कर took charge as a CEO of Central Board of Film Certification। तो ध्यान रखना, CEO आपको अलग से याद रखना है ना, और चेयरपर्सन अलग से याद रखना है। तो अगर हम बात करें CBFC दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC के CEO की अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो रविंदर भास्कर, और अगर बात किया जाए चेयरपर्सन की, चेयरमैन की, तो ध्यान रखना है प्रसून जोशी चेयरमैन है। तो कन्फ्यूजन ना हो दो चीज़ में, CEO और चेयरपर्सन में। प्रसून जोशी चेयरपर्सन है, CEO रविंदर भास्कर है। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें रविंदर भास्कर जी के बारे में, तो रविंदर भास्कर जी बेसिकली IRSS दैट मीन्स इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज में सेलेक्ट हुए थे 1999 में। तो रविंदर भास्कर 1999 बैच के IRSS से हैं। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नया अपॉइंटमेंट जो हुआ है दैट इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के ये नए CEO बने हैं। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? इन्होंने अनुराग श्रीवास्तव को रिप्लेस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा, किसे सक्सीड किया है? अनुराग श्रीवास्तव को। अगर हम बात करें इनके प्रीवियस सर्विसेज की, तो पीरियड टू दिस ही वॉज सर्विंग एज अ सेक्रेटरी एंड चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। तो ये वेस्टर्न रेलवे से यहाँ आए हैं। नेक्स्ट CBFC जो है एक स्टैट्यूटरी फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है जो किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये आपको रविंदर भास्कर जी CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन याद रखना है। नेक्स्ट वन, Government of Goa allots 14,300 square meter land for India's first maritime cluster। तो गोवा में क्या बन रहा है? इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर। इस फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर के लिए गोवा के गवर्नमेंट ने 14,380 स्क्वायर मीटर ज़मीन दी है, गोवा के गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट में
फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर लॉन्च हुआ है गोवा में, ठीक है। गोवा गवर्नमेंट ने कितना लैंड दिया है, 14,380 स्क्वायर मीटर लैंड दिया है। अब अगर हम बात करें इस क्लस्टर की, तो ये क्लस्टर बेसिकली हम कह रहे हैं कि वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट, जो कि कोंकण मैरीटाइम क्लस्टर के अंदर आएगा, वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट जो कि कोंकण मैरीटाइम क्लस्टर में सेट किया जाएगा। ये बेसिकली एक फर्स्ट कंट्री का फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कंट्री का फर्स्ट ऐसा क्लस्टर है जिसमें गोवा के 49 MSME यूनिट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। ध्यान रहे 49 MSME यूनिट गोवा के इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये एक ऐसा वर्ल्ड क्लास कॉमन फैसिलिटी होगा मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी यहाँ, ये ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और अदर अलाइड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए कोंकण मैरीटाइम क्लस्टर जो कि वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जिसके लिए 49 गोवा के MSME यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है एंड इसमें गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से 10% कॉस्टिंग बियर की जाएगी, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। सो इसमें आपको यही ध्यान रखना है, कंट्री का फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर कहाँ बन रहा है, कौन से स्टेट ने 14,380 स्क्वायर मीटर लैंड दिया है एंड इसके अलावा कितने MSMEs को इंक्लूड किया गया, दैट इज़ 49 गोवा के MSME यूनिट्स को इंक्लूड किया गया। अब इस क्लस्टर में काम क्या होगा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिज़ाइन होगी और अलाइड सर्विसेज की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएगी। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट टोटल कॉस्टिंग का 10%, बाकी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ MSME बियर करेंगे। क्लियर? Next, Parminder Chopra assumes charge as Director Finance of PFC। अगर हम बात करें PFC क्या है, तो PFC बेसिकली एक लेंडिंग आर्म है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशंस के लिए। तो पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को लेंड कौन करेगा, लेंड करेगा PFC। सो PFC इज़ अ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये बेसिकली एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो लेंड करती है बेसिकली किसको, पावर सेक्टर के कंपनीज और इंडस्ट्रीज को ये लेंड करती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। NBFCs को अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके पहले हम डिस्कस करते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो जुलाई 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये इंडिया का 8th प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, 8th लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है PFC, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1986 में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। कई बार आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कई ऐड में भी कई लोगों ने देखा होगा। तो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक सब्सिडरी है PFC का, जो कि कहाँ पर लेंड करती है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनीज को ये लेंड करेगी, लोन वगैरह एडवांस वगैरह देगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की, तो ये बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ ये बैंक जैसे हमसे डिपॉजिट लेती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है डिपॉजिट नहीं ले सकती, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ लेंडिंग करना है, लोन प्रोवाइड कराना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बेसिकली रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। कहाँ रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। इनका मेन फंक्शन होता है लोन और एडवांसेस ग्रांट करना। इसके अलावा ये एक्विजिशन कर सकती है शेयर्स का, स्टॉक्स का, बॉन्ड्स का, डिबेंचर्स का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का ये खरीदी बिक्री कर सकती है। तो ध्यान रहे, ये लोन और एडवांसेस देती है लेकिन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। ये एक्वायर कर सकती है शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स को, सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को। तो ये होती है NBFCs, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि कौन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक NBFC कंपनी है। ठीक है, अब इसमें न्यूज़ में देखते हैं, परमिंदर चोपड़ा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। सी सक्सीडेड NB Gupta, most important, she succeeded NB Gupta, whose tenure ended 30th June 2020. PFC is India's leading NBFC, एक कंट्री का एक अच्छा लीडिंग, जैसे मैंने कहा है, 8th प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए।
ठीक है। पीरियड टू दिस शी वॉज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो पहले वो इसी कंपनी में थी, PFC में ही थी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में, लेकिन पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी और अब NB गुप्ता को रिप्लेस करके और ये डायरेक्टर बनी है। फाइनेंस के सेक्टर में इनका 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स पे काम किया है, कोर फाइनेंशियल में हैंडलिंग की है, क्रूशियल फंक्शंस को भी इन्होंने हैंडल किया है, जिसमें फ़ंड मोबिलाइजेशन, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस्ड एसेट्स रिजोल्यूशन, ये सारे सेक्टर में परमिंदर चोपड़ा जी का एक्सपीरियंस 32 सालों का है। इसीलिए इनका अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर फाइनेंस कहाँ पर हुआ है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। और वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।